भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है, फिर भी कुछ हिस्सों में कुछ मसले हैं जिसको सुलझाना बाकी है। The statement that shocked South Asia. साल 1816 ब्रिटिशर्स ने साउथ एशिया में एक ऐसा जियोपॉलिटिकल टाइम बम प्लांट किया था जो आज यानी कि 2026 में आकर फट रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, ना कोई वॉर हुई, ना कोई मिसाइल चली, ना कोई आर्मी बॉर्डर क्रॉस करके आई। पूरा डिस्प्यूट एक नदी, कुछ कॉलोनियल मैप्स और एक ट्रीटी की एक लाइन की वजह से खड़ा हुआ है। और इस बार कंट्रोवर्सी शुरू होती है नेपाल से। साउथ एशिया के एक प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होते हैं और कहते हैं कि सिर्फ इंडिया ने नेपाल की लैंड पर कब्जा नहीं किया, नेपाल ने भी इंडिया की कुछ टेरिटरी पर कब्जा किया हुआ है। भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। अब ये स्टेटमेंट किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का नहीं था, किसी ऑपोजिशन लीडर का नहीं था। ये स्टेटमेंट नेपाल के टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से आया। और फिर एक और बॉम्ब गिरा। नेपाल की तरफ से कहा गया कि इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट को समझने और सॉल्व करने में ब्रिटेन को भी रोल प्ले करना चाहिए। ब्रिटेन 2026 में इंडिया नेपाल डिस्प्यूट में आखिर क्यों? क्या ब्रिटिशर्स के बनाए हुए मैप्स आज भी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? क्या चाइना चुपचाप नेपाल के थ्रू प्रेशर बिल्ड कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि जिस नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, जहाँ के लोग बिना वीजा इंडिया आते जाते हैं, जहाँ लाखों नेपाली इंडिया में काम करते हैं, वही नेपाल बार बार इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्यों उठाता है? आज का ये वीडियो सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, कॉलोनियल लेगेसी की, इंटरनेशनल लॉ की और जियोपॉलिटिक्स की। इसलिए पूरी वीडियो देखे बिना इस वीडियो को स्किप ना करें। इसके एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि कैसे एक नदी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। नमस्ते, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, इंडिया और नेपाल का रिश्ता इतना स्पेशल क्यों है? देखिए, इंडिया और नेपाल ऑर्डिनरी नेबर्स नहीं है। आज दुनिया में बहुत कम कंट्रीज हैं जिनके बीच इतनी ओपन बॉर्डर्स हैं। इंडिया और नेपाल के बीच अप्रॉक्स 1770 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से होकर गुजरता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बॉर्डर की लेंथ की नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों कंट्रीज के सिटीजन्स बिना वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ नेपाली सिटीजन्स इंडिया में काम करते हैं। इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट की एक प्राउड ट्रेडिशन है। हजारों इंडियंस नेपाल में बिजनेस करते हैं। दोनों तरफ फैमिलीज हैं, दोनों तरफ मैरिजेस होती हैं, दोनों तरफ मंदिर हैं, दोनों तरफ कल्चर और ट्रेडिशन काफी सिमिलर है। इसलिए इंडिया नेपाल रिलेशनशिप को सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं कहा जा सकता, इसे कहा जाता है रोटी बेटी का रिश्ता, यानी कि रिलेशनशिप ऑफ फैमिली, ट्रस्ट एंड शेयर्ड हिस्ट्री। अब यहाँ एक नेचुरल क्वेश्चन आता है, अगर रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों है? इसका जवाब हमें ले जाता है 210 साल पहले, एक वॉर, एक ट्रीटी और एक नदी की तरफ। द ब्रिटिश टाइम बॉम्ब ऑफ 1816। साल था 1840। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच वॉर शुरू हुआ। हिस्ट्री में इसे एंग्लो नेपाल वॉर के नाम से जाना जाता है। ये वॉर अप्रॉक्स 2 साल चला और 1816 में यानी कि 1816 में नेपाल को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सुगौली। दोस्तों, पूरी स्टोरी इस ट्रीटी के अराउंड घूमती है। ट्रीटी ने मॉडर्न नेपाल की बाउंड्रीज डिफाइन की और इसी ट्रीटी में एक लाइन लिखी गई थी कि महाकाली रिवर के वेस्ट वाला एरिया ब्रिटिश इंडिया का होगा और महाकाली रिवर के ईस्ट वाला एरिया नेपाल का होगा। सुनने में सिंपल लग रहा है ना, लेकिन प्रॉब्लम यही थी, ट्रीटी ने कभी क्लियरली डिफाइन नहीं किया कि असली महाकाली रिवर का सोर्स है कहाँ। और यही कंफ्यूजन आज के डिस्प्यूट की फाउंडेशन बन गया। एक रिवर कैसे दो देशों को लड़वा सकती है? अब आप सोच रहे होंगे ना कि एक नदी की वजह से इतना बड़ा डिस्प्यूट कैसे हो सकता है। रियलिटी ये है कि नदी परमानेंट नहीं होती, ये मूव करती है, डायरेक्शन भी चेंज करती है, नए चैनल्स बना लेती हैं, पुराने चैनल्स को छोड़ देती है। और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तो और भी ज़्यादा डायनामिक होती हैं। अब सोचिए, आपने बॉर्डर ही नदी के बेसिस पर डिफाइन कर दिए और फिर नदी का रूट बदल गया, तो बॉर्डर कहाँ जाएगा? इसी क्वेश्चन ने इंडिया और नेपाल के बीच कंट्रोवर्सी क्रिएट की
और इसी कंट्रोवर्सी का सबसे फेमस एग्जाम्पल है काला पानी, लीपू लेक और लिम्पियाधुरा। काला पानी, जहां से सब कुछ शुरू होता है। काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ रीजन के पास हिमालयाज में लोकेटेड है। पहली नजर में ये सिर्फ माउंटेन लैंड लगती है, लेकिन मिलिट्री प्लानर्स के लिए ये एक्सट्रीमली वैल्यूएबल लोकेशन है। क्यों? बिकॉज हाइट मीन्स विजिबिलिटी, विजिबिलिटी मीन्स सर्विलेंस एंड सर्विलेंस मीन्स स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। 1962 इंडिया चाइना वॉर के बाद इंडिया ने हिमालयन बॉर्डर्स एरिया को कंप्लीटली नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया। काला पानी उन्हीं रीजन्स में से एक था। इंडिया के हिसाब से ये एरिया स्ट्रैटेजिक मॉनिटरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हिमालयन अप्रोचेस पर नजर रखी जा सकती है, सेंसिटिव बॉर्डर मूवमेंट्स मॉनिटर किए जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ इंडियन सिक्योरिटी प्रेजेंस कई डेकेड से बनी हुई है। लेकिन नेपाल का आर्ग्यूमेंट अलग है। नेपाल का कहना है कि महाकाली रिवर का असली सोर्स काला पानी के पास नहीं बल्कि लिम्पियाधुरा में है। और अगर नेपाल का इंटरप्रिटेशन सही माना जाए तो काला पानी नेपाल का पार्ट बन जाता है। यानी सेम ज्योग्राफी लेकिन दो अलग इंटरप्रिटेशंस। लीपू लेक, रिलीजियस रूट या फिर स्ट्रैटेजिक गेटवे। अब आते हैं लीपू लेक पर। लीपू लेक को समझे बिना डिस्प्यूट को समझना मुश्किल हो जाता है। लीपू लेक एक माउंटेन पास है और माउंटेन पासेस हिमालयाज के हाईवेज की तरह काम करते हैं। यहीं से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक मेजर रूट गुजरता है। करोड़ों हिंदुओं के लिए कैलाश मानसरोवर एक स्पिरिचुअल ड्रीम डेस्टिनेशन है। लेकिन यहाँ एक सेकेंड डायमेंशन भी है, जियोपॉलिटिक्स। लीपू लेक तिब्बत के पास है और तिब्बत का मतलब है चाइना। इसीलिए लीपू लेक सिर्फ रिलीजियस रूट नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक एक्सेस पॉइंट भी है। और इसी वजह से ये एरिया दोनों कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है। 2020 में डिस्प्यूट क्यों ब्लास्ट हुआ? कई सालों तक ये इशू एक्सपर्ट्स और डिप्लोमैट्स के बीच लिमिटेड रहा, लेकिन 2020 में सब कुछ बदल गया। इंडिया ने लीपू लेक तक रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव की। ऑफिशियल रीजन था कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम्स के लिए बेटर एक्सेस, ट्रैवल टाइम रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट। इंडिया के लिए ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, लेकिन नेपाल ने इसे डिस्प्यूटेड टेरिटरी में कंस्ट्रक्शन बताया। और फिर काठमांडू ने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया। नेपाल ने नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया। उस मैप में काला पानी, लीपू लेक और लिम्पियाधुरा को नेपाल का पार्ट दिखाया गया। बाद में नेपाल के पार्लियामेंट ने भी इस मैप को अप्रूव कर दिया और वही मोमेंट था जब बॉर्डर डिस्प्यूट पब्लिक डिबेट का मेजर इशू बन गया। सुस्ता, डिस्प्यूट का दूसरा और कम चर्चा वाला चैप्टर। अब तक हम पहाड़ों की बात कर रहे थे, पर अब बिहार बॉर्डर के पास चलते हैं। सुस्ता रीजन में यहाँ डिस्प्यूट कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ प्रॉब्लम माउंटेन सोर्स की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम रिवर मूवमेंट की है। बाउंड्री गंडक रिवर के बेसिस पर डिफाइन की गई थी, जिसे नेपाल में नारायणी रिवर कहा जाता है। लेकिन दशकों में नदियों का रूट बदलता रहा। नेपाल का आर्गुमेंट है कि रिवर ईस्ट की तरफ शिफ्ट हुई और इस वजह से नेपाल की कुछ जमीन प्रैक्टिकल टर्म्स में इंडिया की साइड अपीयर करने लगी। इंडिया का कहना है कि रिवर ग्रेजुअल प्रोसेस में मूव हुई और इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ऐसे केसेस में बाउंड्रीज भी नेचुरली एडजस्ट हो सकती है। और यहीं पे आता है लीगल डायमेंशन, इंटरनेशनल लॉ का हिडन ट्विस्ट। अब आते हैं एक फैसिनेटिंग लीगल कॉन्सेप्ट पर। इंटरनेशनल बॉर्डर लॉ में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है। पहला, एक्रीशन। अगर रिवर धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस में मूव करे तो बाउंड्री भी उसके साथ मूव कर सकती है। दूसरा, अवर्जन। अगर फ्लड या नेचुरल डिजास्टर की वजह से रिवर सडनली रूट चेंज कर दे तो बाउंड्री पुरानी लोकेशन पर ही मानी जाती है। अब इंडिया और नेपाल के इंटरप्रिटेशंस यहीं पर अलग अलग हो जाते हैं। इंडिया का आर्ग्यूमेंट है कि रिवर ग्रेजुअल प्रोसेस में शिफ्ट हुई। नेपाल कई जगह ओरिजिनल बाउंड्री प्रिंसिपल पर जोर देता है और इसी वजह से लीगल एक्सपर्ट्स भी इस डिबेट में इन्वॉल्व होते हैं। ब्रिटिश मैप्स की मिस्ट्री। अब स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। नेपाल कई पुराने ब्रिटिश मैप्स का रेफरेंस देता है। नेपाल का कहना है कि कुछ अर्ली मैप्स, कुछ पुराने मैप्स में लिम्पियाधुरा को महाकाली रिवर का सोर्स बताते हैं। नेपाल के हिसाब से बाद में मैपिंग और इंटरप्रिटेशंस चेंज हुई। अब इंडिया का स्टैंड अलग है। इंडिया का कहना है कि अर्ली कॉलोनियल मैप्स हमेशा एक्यूरेट नहीं थे। बाद के सर्वेज, बाद के एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड ज्यादा रिलायबल हैं और इसी वजह से दोनों कंट्रीज सेम हिस्ट्री देखकर भी अलग अलग कंक्लूजन निकालती है।
फिर ब्रिटेन को बीच में क्यों लाया गया? नाउ कम टू द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट, ब्रिटेन। नेपाल की तरफ से लॉजिक दिया गया कि अगर डिस्प्यूट की रूट्स ब्रिटिश एरा ट्रीटी में हैं, तो ब्रिटेन के हिस्टोरिकल आर्काइव्स और रिकॉर्ड हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इंडिया हमेशा से कहता आया है कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स बायलैटरल मैटर्स होते हैं, यानी कि इंडिया और नेपाल बैठकर बात करेंगे, कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहिए, कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं चाहिए। और इंडिया जनरली पाकिस्तान और चाइना के केसेस में भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। चाइना फैक्टर, क्या ये सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट है? अब अगर जियोपॉलिटिकल लोकेशन देखें तो नेपाल दो जायंट पावर्स के बीच लोकेटेड है, इंडिया और चाइना। पिछले कुछ सालों में चाइना ने नेपाल में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आए हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आए हैं, चाइनीज इकोनॉमिक प्रेजेंस बढ़ा है। नेपाल कहता है कि वो बैलेंस फॉरेन पॉलिसी फॉलो करना चाहता है, लेकिन इंडिया का कंसर्न ये रहता है कि एक्सेसिव चाइनीज इन्फ्लुएंस साउथ एशियन सिक्योरिटी डायनेमिक्स को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए इंडिया नेपाल रिलेशंस को सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जा सकता, ये लार्जर रीजनल जियोपॉलिटिक्स का भी पार्ट है। क्या नेपाल ने भी इंडियन टेरिटरी ऑक्यूपाई की हुई है? अब आते हैं उस स्टेटमेंट पर जिसने कंट्रोवर्सी शुरू की। नेपाल की लीडरशिप ने क्लेम किया कि नेपाल भी कुछ इंडियन लैंड ऑक्यूपाई किए हुए है, लेकिन यहाँ सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। बॉर्डर रीजन्स में लोकल डिस्प्यूट्स, फार्मिंग इश्यूज, ग्रेजिंग राइट्स और रिवर शिफ्ट्स की वजह से कई प्रैक्टिकल डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन पब्लिकली अवेलेबल एविडेंस और ऑफिशियल लीगल पोजीशंस के बेसिस पर ये इशू अभी भी हाईली कॉन्टेस्टेड हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स इस टॉपिक को केयरफुली एनालाइज करते हैं। सो द रियल ट्रुथ, तो क्या ये सिर्फ लैंड डिस्प्यूट है? बिल्कुल नहीं, ये हिस्ट्री का डिस्प्यूट है, ये ज्योग्राफी का डिस्प्यूट है, ये नदियों का डिस्प्यूट है, ये कॉलोनियल मैप्स का डिस्प्यूट है, ये इंटरनेशनल लॉ का डिस्प्यूट है, ये स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी का डिस्प्यूट है और ये जियोपॉलिटिक्स का भी डिस्प्यूट है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाउंड्री एक नदी के बेसिस पर डिफाइन हुई थी, लेकिन नदी खुद स्टेबल नहीं रही और इसी वजह से 1816 की एक ट्रीटी आज भी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। सो द कंक्लूजन, ब्रिटिश एम्पायर तो खत्म हो गया, ब्रिटिश ऑफिसर्स चले गए, वो मैप बनाने वाले लोग भी नहीं रहे, लेकिन उनके खींची हुई लाइंस आज भी हेडलाइंस बना रही हैं। और शायद इसीलिए जियोपॉलिटिक्स में एक फेमस लाइन कही जाती है, हिस्ट्री कभी मरती नहीं है, वो सिर्फ शेप चेंज करती है। और इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आपको क्या लगता है, क्या ये डिस्प्यूट बातचीत से सॉल्व हो सकता है, या फिर 1816 का ये ब्रिटिश टाइम बॉम्ब अगले कई डेकेड्स तक साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो और ये टॉपिक अगर आपको पसंद आया, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसको शेयर कीजिए ताकि हम आपके साथ ऐसी ही स्टोरीज लाते रहें। जय हिंद, देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।